नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में हमने क्लास 10th हिंदी जो कृतिका है उसका पाठ तीसरे साना साना हाथ जोड़ी उसका पहला पाठ सुना था। उसमें देखा था कि मधु कांकरिया जो लेखिका है इस पाठ की, हिमालय की यात्रा के लिए, सिक्किम की यात्रा के लिए वो गई। कई प्रकार के नज़ारे उनको देखने को मिले। जब उनकी गाड़ी चली जा रही थी तो एक स्थान पर उन्होंने देखा कि ऊपर से काफी ऊंचाई से एक झरना गिर रहा है, काफी ऊंचाई से, यानी कि पूरे वेग के साथ शिखरों के भी शिखर से गिरता हुआ फैन उगलता हुआ झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। जहां से उसको देखा, जितेन जो नार्गे था, गाइड का काम कर रहा था, तो उससे पूछा कि ये क्या है। उसने बताया कि ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल इसको कहते हैं। तो सभी लोग गाड़ी से उतर करके अपने कैमरे जो लिए थे उसकी फोटो को कैद करने लगे। सभी सैलानी जो यात्रा करने के लिए गए हुए थे इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए। लेकिन लेखिका कहती है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैं तो क्या किया, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी किसी, मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थर पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। मैं तो जी भर के उस नजारे को देखना चाहती थी कि कभी भी घर जाकर के आंख खोल करके देखूं कि ये नजारे सामने आ जाए। तो उसकी कैसी आवाज आ रही है झरने की, कैसे झरझर करके गिर रहा है। तो एक भारी भरकम पत्थर डला था, उस पत्थर पर बैठ करके संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया। पांव था, उसके पांव, उसकी फैन जो उगलते हुए झरना गिर रहा था उसमें थोड़ी सा उसने पैर अपना डुबाया। इतना ठंडा पानी था कि भीतर तक भीग गई। लगता था कि जैसे मेरी आत्मा भी भीग गई हो इसके पानी में, इसकी ठंडक में। इतने सुंदर वातावरण को देख करके, इतने रहस्यमय मौसम को देख करके हमारा मन काव्यमय हो उठा। लेखिका कहती है कि काव्यमय, लगता था कि प्रकृति पर मैं कुछ लिख डालूं, कुछ कविता कर डालूं। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा कि वास्तव में सच्चाई यह है संसार की कि हम लोग अपने सौंदर्य प्रसाधन को बनाने के लिए अपने को सुंदरता में बनाते हैं, सुंदरता में ढालते हैं, लेकिन यह है प्रकृति की सुंदरता। सत्य और सौंदर्य हमारे मन में छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, अनंतता का प्रतीक, जाने कब से वो झर रहा है, लगातार झर रहा है। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था कि वास्तव में यह है जीवन। इस कदर की प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर, देश काल सबकी समय सीमा से मैं दूर हो गई हूँ और बहती धारा बनकर के स्वयं बहने लगी हूँ। जैसे ये झरना बह रहा है, मैं भी बहने लगी हूँ, मैं भी उड़ने लगी हूँ, इतना हल्का महसूस करने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं, जहां से मैंने पैर डुबाया उसमें, तो भीतर जितने कलुषित विचार रहे होंगे, जितनी तामसिक भावनाएं रही होंगी, दुष्ट भावनाएं, वासनाएं, इस निर्मल धारा में सब बह गई। मेरा मन बिल्कुल पवित्र हो गया। लेखिका का मन हुआ कि इस अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, जैसा उस समय वो महसूस कर रही थी लेखिका मधु कांकरिया जी। उनको लग रहा था कि मैं अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, ऐसे ही बहती रहूं और सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, इस झरने की पुकार को सुनती रहूं। तो मैं देखना चाहती थी वहां पर बैठी बैठी, कुछ काव्यमय मेरा मन हो गया। तो मैं सोच विचार कर रही थी, उतने में ही जो गाइड का काम कर रहा था, हमारा जो ड्राइवर था जितेन, वो मुझे ठेलने लगा। कहा कि मैडम यहाँ आप कहाँ बैठ गई? अरे ये अभी कोई कुछ नहीं है, अभी आगे तो चलिए, कितने सुंदर सुंदर और नजारे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं उठना नहीं चाहती थी, उस स्थान पर मैं काफी देर तक बैठना चाहती थी क्योंकि मन को बड़ी शांति मिल रही थी। लेकिन जब वो ठेलने लगे, मेरे जो साथी आगे बढ़ना चाह रहे थे, आगे के और दृश्यों को देखना चाह रहे थे, यूमथांग तक की यात्रा जिसके लिए हम लोग निकले थे वहां पहुंचना चाहते थे, तो मैं बेमन से, यानी अनमनीसी में जैसे तैसे उठी। थोड़ी देर बाद फिर हम गाड़ी पर बैठ गए और चली हमारी गाड़ी। थोड़ी देर के बाद फिर वही नजारे, जो सुंदर सुंदर नजारे अभी आगे मिल रहे थे जो पहले, फिर वही नजारे हमारी आंखों को, हमारी आत्मा को सुख देने वाले। अब हिमालय की यात्रा हम कर रहे हैं, बढ़ रही है हमारी गाड़ी, तो प्रतिपल पल पल हिमालय का परिवर्तित स्वरूप देखने को मिलने लगा। कैसा स्वरूप बदल रहा था उसका। कहीं कहीं हिमालय ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़ लिया हो, तो कहीं हल्का पीलापन, बिल्कुल पीले पीले फूल लगे हुए। तो ऐसे प्रतिपल बदल रहा था हिमालय का स्वरूप। कहीं बिल्कुल जैसे मोटा कालीन हरे रंग का ओढ़े हुए, बिल्कुल हरीतिमा सब कहीं
दिखाई दे रही, और कहीं बिल्कुल पीले पीले पुष्प दिखाई दे रहे, बिल्कुल पीलापन लिए हुए। तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला रास्ता भी दिखाई दे रहा था, जैसे प्लास्टर उखड़ जाता है दीवारों का, वैसा ही पथरीला रास्ता भी दिखाई दे रहा था। तो देखते देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, थोड़ी देर में कुछ नजारे, थोड़ी देर में कुछ नजारे, थोड़ी देर में इस तरीके का स्वरूप बिल्कुल हरा हरा, कुछ देर में बिल्कुल पीला पीला, कुछ देर में बिल्कुल पथरीला। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई यहाँ पर जादू की छड़ी घुमा रहा हो, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, और उसके ऊपर हिमालय के ऊपर बादल उड़ रहे थे, बादलों की चादर लगी हुई थी, सब कुछ बादलमय था। यानी कि वो सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, मन को बहुत आनंदित कर रहा था। चित्र लिखित सी में, चित्र लिखित सी, जैसे कोई चित्र बना दिया हो कोई तस्वीर में, जैसे कोई युवती बनी हो, और ऐसे ही में चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। माया और छाया, यानी कि कैसी माया और छाया ये प्रकृति ने कैसी बनाई है, कितनी सुंदर प्रकृति बनी हुई है। तो जी भर के इन नजारों को मैं देख रही थी, इस प्रकृति के खेल को। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी कि तुमने क्या देखा है अभी, देखिए कितने सुंदर सुंदर नजारे भरे हुए हैं प्रकृति के, जिसको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इंसान ने बिगाड़ दिया है। तो प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली थी। धीरे धीरे हमारी गाड़ी अब और आगे चली, तो धीरे धीरे धुंध की चादर, जो चारों तरफ बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की वो छटी। अब वहां पहाड़ नहीं दिखाई दिए, कोई पहाड़ नहीं दिखाई दिए। वहां क्या देखा हमने, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई दिए। छाया पहाड़, जैसे शैडो बन जाती है किसी चीज की, तो वैसे छाया पहाड़ हमें दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वे पहाड़ जो दूर से हम चले जा रहे थे, गाड़ी पर लग रहा था कि जैसे परछाई बन रही हो, छाया बन रही हो पहाड़ी की दूर पर। तो थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ी वही छाया पहाड़ जैसे जो लग रहे थे ना, वहां पर पहुंच गई। तो वो पहाड़ जो छाया पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे थे, अब हमारे सामने श्रेष्ठतम रूप में आ गए, श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। तो थोड़ी देर उन पहाड़ों का दृश्य देखने के लिए जीप थोड़ी देर के लिए मैंने रोकवा दी कि जितेंद्र थोड़ा इन नजारों को और हमें देख लेने दो। हमने जीप रोकवा दी, मैंने गर्दन घुमाई, अब उन दृश्यों को भी देखना चाहती थी। तो मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी हो, जहां तक मेरी दृष्टि जाती हो जैसे स्वर्ग में नजारे होते हैं, स्वर्ग जैसा नजारा, जैसे स्वर्ग छोड़ करके हमारी धरती पर इस हिमालय में उतर आया हो। अरे धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग यही, यदि कहीं ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। जैसे ही स्वयं आसमान से उतर करके हमारा स्वर्ग इस धरती पर आ गया हो, ऐसे स्वर्ग में वातावरण उस हिमालय में लग रहा था। तो सब और जहां तक मेरी नजर जा रही थी, लग रहा था कि जैसे जन्नत बिखरी हो उस हिमालय में। नजरों के छोर तक, जहां तक भी नजर जा रही थी, खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी हुई थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति, यानी कि प्रकृति हमें हमेशा सब कुछ प्रदान करती रहती है। प्रकृति का सब कुछ इंसान के लिए है, लेकिन इंसान उसका दोहन कर रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो ये मुझे आभास हो रहा था उन नजारों को देखते हुए कि ये प्रकृति निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पहाड़, ये पहाड़ हमें निरंतर सब कुछ देते रहते हैं। झरने सिर्फ हमारे लिए, फूल, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे वहां पर मुझे देखने को मिले। वहीं कहीं लिखा था, एक बोर्ड लगा हुआ था वहां पर, हमने देखा हिमालय की यात्रा में एक बोर्ड लगा था, लिखा था थिंक ग्रीन, यानी कि हरितिमा संवर्धन के बारे में सोचो। हरितिमा संवर्धन के बारे में, यानी कि पृथ्वी में हरियाली को बढ़ाओ। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। मैं उन दृश्यों को देख करके आश्चर्यचकित हो रही थी कि प्रतिपल कितना घटित होता है इस ब्रह्मांड में। सतत प्रवाहमान झरने जाने कब से बह रहे हो, लगातार निरंतर बहते जा रहे हैं। नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी कब से बह रही होगी, तो लगातार निरंतर बह रही है। सामने उठती धुंध, इन सब चीजों को देख करके, और ऊपर मड़राते आवारा बादल, कोई रोक टोक नहीं है, चाहे जहां को वो बह रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो वो आवारा मड़राते हुए बादल, मंदिम मंदिम बिल्कुल धीमी गति में हवा चल रही थी। तो वहां पर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल लगे हुए थे कुछ पौधे, तो उनके हवा के प्रकोप के कारण वो भी हिलडुल रहे थे। सब अपनी अपनी लय में, तान में प्रवाहमान बह रहे थे, सब अपनी अपनी लय में थे, कोई नहीं रुक रहा था। अपने आप भगवान ने जैसा प्रकृति को बना दिया, वैसे अपने आप को चल रही थी हर चीज। झरने अपने आप बह रहे थे, नदियां बह रही थी,
हवा के प्रकोप से पेड़ पौधे हिल डुल रहे थे, सुगंधित फूल अपनी सुगंध फैला रहे थे। उस दृश्य को देख करके मुझे लगा चरय व्यति यानी कि चलना ही जीवन का कर्तव्य है। चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में कि सब कुछ बह रहा है, इतनी विस्तृत प्रकृति है और हमारा वजूद कितना है इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। तिनके सा बहता हमारा भी वजूद, हम भी बह रहे थे। पहली बार मुझे उन दृश्यों को देख करके एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य ही जीवन का आनंद है। अगर रुक गए तो वहां पर सुंदरता भी अवरुद्ध हो जाएगी। तो जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि मानो भीतर और बाहर की रेखा मिट गई हो, कोई भेद नहीं रहा। हम प्रकृति बन गए और प्रकृति हम में समा गई, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। आत्मा की सारी खिड़कियां, हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की सारी खिड़कियां जितनी बंद थी, कपाट द्वेष दुर्भावनाओं के, सारे खुलने लगे। मैं सचमुच उस समय ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे ईश्वर के निकट पहुंच गई हूँ, भगवान के निकट पहुंच गई हूँ। और इतने सुंदर सुहावने दृश्य को देख करके मुझसे फिर नहीं रहा गया। फिर से जो मैंने नेपाली युवती से वो प्रार्थना सीखी थी, वही प्रार्थना जो टाइटल लिया इस पाठ का, फिर से मेरे होठों से वो निकलने लगी, मेरे मन से वो निकलने लगी अपने आप, अनायास ही। क्या? साना साना हाथ जोड़ी गर्धव प्रार्थना, हामरो जीवन कामरो कौशली। ये जो प्रार्थना मैंने नेपाली युवती से सीखी थी, फिर से हमारे मुख से निकलने लगी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार कि जिसको देख करके मैं खो गई थी, उसमें लग रहा था कि जैसे मैं स्वप्न देख रही हूँ। उन नजारों को देखकर मैं उन्हीं में ही लीन हो गई थी कि थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि खंड खंड सब हो गया। जिनमें मैं अभी डूबी थी वो सब खंड खंड हो गया। ऐसा क्या हुआ? वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्यों? दरअसल मंद मुग्ध सी मैं तंद्रित अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी। अब गाड़ी तो हमारी रुक गई थी, सब अपने अपने कैमरे में उन नजारों को ले रहे थे और मैं उन ख्यालों में खोई, सिर्फ प्रकृति को देखने के लिए अपने साथियों को छोड़ करके थोड़ा दूर चली गई थी। अब एकांत स्थान, बिल्कुल एकांत स्थान था और मेरे साथी पीछे छूट गए थे। मैं बस नजारों को देखते देखते अपने ख्यालों में खोए हुए, अपने का भान नहीं रहा। जैसे कोई व्यक्ति पागल लोग हो जाते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं चलता हम कहाँ पहुंच गए। ऐसी लेखा उन नजारों को देखते देखते अपने का भान खोते हुए काफी दूर निकल गई। तो अचानक फिर उन्हें अनायास ठोकर सी लगी, एक चोट सी लगी, अरे कि मैं कहाँ हूँ। जब उन्हें अपने का भान आया कि मेरे साथी कहाँ छूट गया, तो अचानक पांवों पर मैं चली जा रही थी प्रकृति को देखते हुए कि पांवों पर जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा दिया जाता है, मेरे पांव में भी ब्रेक लग गए। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना होती है जो नाचने वाली, उसके नूपुर अचानक कोई नृत्य में खूब मग्न है, कोई युवती स्त्री है, कोई नृत्य कर रही है, नृत्यांगना मस्त है, वो अचानक उसके पैरों के घुंघरू टूट जाए तो उसका पूरा ध्यान उस घुंघरुओं में आ जाता है, यानी कि नृत्य उसका थोड़ी अवरुद्ध हो जाता है उस समय, घुंघरू टूटने के समय। तो जैसे अचानक किसी नृत्यांगना के पैर के घुंघरू टूट गए हो नाचते वक्त, वैसी ही स्थिति मेरी उस समय हो गई जब मुझे अपने का भान आया कि मैं तो अपने साथियों के साथ आई हूं, मैं कहां निकल आई। तो मैंने देखा इस अद्वितीय, मैं चली जा रही थी, घूम रही थी, फिर अपने साथियों के पास आने लगी। उसी समय मैं क्या देखती हूँ, मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष अलग कुछ, इस सौंदर्यता से कुछ अलग कुछ पहाड़ी औरतें वहां मुझे दिखाई दी। वहां जो पहाड़ी इलाकों की स्त्रियां होती हैं, उनका कार्य भी होता है कि जैसे कि रास्ता बनाना। अब गाड़ी आ रही, पर्यटक उस स्थान पर पहाड़ी इलाकों पर जाएंगे तो उनको आने में सुविधा रहे, कोई भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, इसलिए रास्ता बनाने के लिए युवतियां वहां पर पत्थर तोड़ा करती हैं। तो ऐसे ही हमें कुछ वहां पर पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ती हुई दिखाई दी। औरतें पत्थर तोड़ रही थी, रास्ता बनाने का निर्माण कार्य कर रही थी। गुथे हुए आटे सी कोमल काया, कोमल उनका शरीर था, वो हाथों में कुदाल लिए, शरीर कोमल था, युवावस्था थी उन युवतियों की, लेकिन हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए ऐसे धूप के मौसम में वो परिश्रम वाला कार्य कर रही थी। कई स्त्रियां पहाड़ी इलाकों की तो मैंने वहां पर ऐसी देखी, देखकर कह रही हैं कि कईकों की पीठ पर बंधी डोकू मतलब बड़ी सी टोकरी वो अपने पीठ पर बांधी थी कुछ युवतियां, और उनके बच्चे उन टोकरियों में बंधे हुए थे, लदे हुए थे। यानी कि बच्चों को भी साथ में लिए फिर भी कार्य कर रही, काम करती जा रही।
कुछ स्त्रियां क्या करती थी, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ, जितनी उनके अंदर क्षमता थी, भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, यानी कि छोटे छोटे पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाओं को छोटे छोटे पत्थरों के रूप में वो बना रही थी, तोड़ रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, बिल्कुल स्वर्ग जैसा सौंदर्य, नदी, फूल, वादी, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य, यानी कि पहाड़ी जो औरतें हैं उनको भी भूख लगती है, बिल्कुल शांत बैठी, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए ऐसे गर्मी के मौसम में भी वो पहाड़ पर तपती हुई जमीन पर बैठ करके रास्ता बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही है। दैन उनकी दीनता और जिंदा रहने की यह जंग, फिर भी जिंदा है। हम पहाड़ी इलाका पर बैठ के इतना कठिन कार्य कर रहे हैं, फिर भी जिंदा है। लेकिन मैंने जब उनको देखा तो मेरे मन में भाव आया उन युवतियों को देख करके कि मातृत्व, यानी कि छोटे छोटे बच्चे तो घर में नहीं छोड़ सकते, किसके भरोसे बच्चों को घर में छोड़ के आए, लेकिन यहाँ अपने बच्चों को भी लाई, यानी कि ममता है माँ की, वो मातृत्व और श्रम साधना मुझे साथ साथ दिखाई दी वहां पर। परिश्रम और मातृत्व, यानी कि बच्चे के प्रति स्नेह वात्सल्य की भावना, और श्रम साधना में भी स्त्रियां वो वहां की लीन। वहीं पर खड़े BRO यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर जो कर्मचारी था, उनका अधिकारी था, वो उन युवतियों से काम करवा रहा था। उनके निर्देशन पर वो कार्य कर रहे थे, कैसे रास्ता बनाना है, कहाँ की सलाहें तोड़ना है। तो एक कर्मचारी वहां पर जो खड़ा हुआ था, अधिकारी सा लग रहा था हमको, तो मैंने उस BRO से पूछा, एक कर्मचारी से उनके पूछ लिया कि भाई साहब एक बात बताएंगे आप? उन्होंने कहा कि हाँ बहन जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? यह क्या हो रहा है, ये युवतियां ये पत्थर क्यों तोड़ रही हैं, क्या हो रहा है? तो उसने थोड़ी चुलहबाजी के अंदाज में, हंसी मजाक के अंदाज में उत्तर दिया, अरे मैडम सुनिए मेरी बात, जिन रास्तों से आप गुजर रही हैं ना, आप हिमशिखरों से, जिन रास्तों से टक्कर लेने के लिए जा रही हैं हिमशिखर से, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़नी औरतें चौड़ा कर रही हैं, चौड़ा बना रही हैं, जिससे आपकी गाड़ी, आप लोग आने वाले जो राहगीर हैं, पर्यटक हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, इसलिए आपके आने वाले मार्ग को ये स्त्रियां चौड़ा कर रही हैं। तो मैंने देखा कि जहां वो स्त्रियां बैठी थी, अगल बगल में बड़ी नीची नीची तक के काफी घाटियां थी, काफी गहराई तक खाइयां वहां पर दिखाई दे रही थी। तो मैंने पूछा उससे कि भाई साहब ये तो बड़ा कठिन कार्य है, कैसे बिल्कुल किनारे बैठी है कि थोड़ी सा पैर स्लिप हो जाए कि ये नीचे पाताल प्रवेश कर जाए ये स्त्रियां। पूछा कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह? तो मेरे मुंह से अकस्मात निकल पड़ा कि बड़ा खतरनाक कार्य है। तो जहां से मेरे मुख से ये आवाज सुनी उसने, BRO के कर्मचारी ने, तो वो संजीदा हो गया, थोड़ा चौकन्ना हो गया। क्या बोला? कहने लगा, अरे मैडम सुनो, पिछले महीने, ये अभी की बात तो छोड़ो, पिछले महीने की मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। पिछले महीने यहाँ पर एक औरत पत्थर तोड़ रही थी कि एक की जान चली गई थी। पत्थर तोड़ते तोड़ते उसका पैर गया, वो मर गई। यानी कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्त्रियां यहाँ पर काम करती हैं। ये है यहाँ की श्रम साधना। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। पहाड़ों पर रास्ता बनाना, समतल स्थानों पर रास्ता बनाना तो चलो ठीक है, लेकिन पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता, बिल्कुल शिलाएं हैं, उन रास्तों को सही सपाट रास्ता बना देना उन इलाकों को, ये बहुत कठिन कार्य है। और सुनो मैडम कैसे बनाया जाता है यहाँ पर रास्ता। बड़ी बड़ी शिलाएं, चट्टान है इन पहाड़ों पर। पहले तो डायनामाइट की सहायता से चट्टानों को उड़ाया जाता है, उड़ा दिया जाता है। फिर उनके जो उड़ाने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं, उन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके मोड़ करके एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदलती हैं ये स्त्रियां। इतना कठिन कार्य करती हैं। फिर क्या करती हैं? फिर पत्थर तोड़ करके छोटे छोटे आकार में उन पत्थरों को बांध करके फिर बड़े से जाल में उन्हें एक लंबी पट्टी में तह की तरह बिछाती हैं और कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगा दिया जाता है, बाड़े की तरह लगाती जाती हैं। और जरा सी इन स्त्रियों से काम करने में अगर चूक हो गई, कुछ कमी हो गई, तो सीधा पाताल प्रवेश, समझो सीधा पाताल प्रवेश हो जाएगा। तभी मुझे ध्यान आया, जब मैंने उसकी बातें सुनी, तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह जब हमारी गाड़ी चली जा रही थी, हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उसी रास्ते पर हमें एक जगह एक सिक्किम सरकार का बोर्ड भी लगा दिखाई दिया था। एक बोर्ड लगा था, मैंने पढ़ा था जब गाड़ी से चली आ रही थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। यानी कि मतलब क्या हो कि आप ताज्जुब करेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठला दिया है, मौत से भी टकरा गई हैं यहाँ की स्त्रियां इन रास्तों को बनाने में। इतना कठिन कार्य ये स्त्रियां करती हैं। जहां से मैंने वो बोर्ड का मुझे ध्यान आया और इन स्त्रियों को कार्य करते हुए देखा, तो एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया।
मानसिक चैनल मेरा बदल गया, तुरंत दिमाग मेरा घूम गया पीछे, मन पीछे चला गया। इसी प्रकार एक बार जैसे यहाँ पर स्त्रियां कार्य कर रही हैं, इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में मैंने देखा था। जब मैं वहां की यात्रा करने गई थी तो वहां भी मैंने इसी प्रकार से देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांध करके, अपने छोटे छोटे बच्चों को स्त्रियां क्या करती थी, पीठ में किया और कपड़े से बांध लिया, कपड़े से बांध लेती हैं और पत्तों की तलाश में, पत्ते तोड़ती हैं वहां की स्त्रियां, पत्तों की तलाश में बन बन डोलती हैं वो आदिवासी युवतियां। पत्ते तोड़ने के लिए अपने बच्चों को घर में अकेला न छोड़ करके अपनी पीठ पर बांध लेती हैं और पत्ते की तलाश में बन बन जंगल में डोलती फिरती हैं। फिर आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, कैसे उनके फूले फूले से पांव होते हैं, उनकी याद आ गई उनको लेखा को, मधु कांकरिया जी को। वो इनसे तुलना कर रही इन स्त्रियों की, बिल्कुल वैसे ही कार्य ये स्त्रियां भी कर रही हैं। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ों के हाथों पे पड़े ठाठे, जाने कब से कितने वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रही होंगी वो, तो उनके हाथों में भी ठाठे पड़ गए लगातार कोई वस्तु पकड़ने से, जोर मारने से। एक ही कहानी कह रहे थे, एक ही कहानी कह रहे हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, सामान्य लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग एक सा है। अब उन्हें दृश्य घूम गया उनके सामने कि एक तरफ सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू एक तरफ। जो दुख दर्द में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका दुख दर्द दूर ही नहीं हो पा रहा, और जो मलाई छानते हैं, मलाई खाते हैं, बड़े आदमी हैं, बड़प्पन है उनके अंदर, किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो सब एक तरफ। यानी कि बड़े लोगों के पास ही पैसा भागता है, पैसा पैसे की ओर भागता है, वो गरीब और कंगाली की ओर होता चला जाता है। तो उसे ये चीज याद आई कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव, यातना, वंचना, ये सब कुछ एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री जो मेरे साथ में, हमारे साथ में यात्रा कर रही थी, एक हमारी सखी थी, सहेली, जिसका नाम था मणि और जितेन, मुझे खोजते खोजते, मैं तो कुछ आगे निकल आई थी, तो मुझे खोजते खोजते मेरी सहेली मणि और वो जितेन जो गाइड का काम कर रहा था, ड्राइवर, मुझे खोजते खोजते जहां पर मैं थी वहां आ पहुंचे। मुझे गमगीन देख, मेरा चेहरा उदास हो गया था इन स्त्रियों को देखते हुए, तो मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा कि मैडम, अरे आप उदास क्यों होती हो? ये मेरे देश की आम जनता है, अधिकांशतः जनता ऐसे ही अपना जीवन का गुजारा करती है, ये आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लोगे, इतना बड़ा संसार है, दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इनको छोड़ो मैडम, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। जिस चीज को देखने के लिए आप यात्रा कर रही हो उस चीज को देखो, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हुई हो। ये मेरे देश की आम जनता नहीं। मैंने कहा, मेरे मन में भाव उठा कि जिसको जितेन तुम आम जनता कहते हो, साधारण सी जनता कहते हो, ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, जीवन का प्रति संतुलन है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, वेस्ट एट रिपेइंग। कई ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनको हम अनुपयोगी समझते हैं और बर्बाद अलग कर देते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके लोग उनसे बहुत अच्छी चीजें निर्मित भी कर लेते हैं। तो यही उन्हें ध्यान आया उस समय कि वेस्ट एट रिपेइंग, यानी कि खराब चीजों से भी अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं। कितना कम लेकर कितनी छोटी सी राशि इन्हें इस कार्य करने के लिए मिलती होगी इन युवतियों को, तो कितना कम देकर के ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन मैंने सोचा, तो ये बातें मेरे मन में आती रही दिमाग में, और जैसे तैसे चलो मैं अनमनी सी फिर जाकर के वापस जीप की ओर मुड़ने लगी। जहां पर मेरी जीप खड़ी थी उस तरफ की ओर हम लोग जाने लगे, मणि की और जितेन के साथ में। कि तभी मैंने देखा, अचानक मेरे कानों तक आवाज आई कि वे सुंदरियां जो परिश्रम कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी, किसी बात पर खिलखिला करके हंस पड़ी। अचानक बड़ी जोर जोर से वो खिलखिला करके सभी युवतियां हंसने लगी। तो मैंने मुड़ करके देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ किस कदर अभी तो कितनी मेहनत कर रही थी कि श्रम बिंदु उनके मस्तक पर झलक रहे थे, पसीने की बूंदें आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा कार्य हो गया, कौन सी इन्होंने किसी ने बात छेड़ दी, ये खिलखिला करके हंस पड़ी। उसे लगा कि जैसे टूटा हुआ कोई खंडहर अचानक से ताजमहल बन गया हो, ताजमहल का भान उसको हुआ। तो जैसे तैसे हम गाड़ी पर बैठे, लगातार फिर ऊंचाई तक पहुंचना था यूमथांग, लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहे, चले जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हर मोड़ पर हेयरपिन बेल्ट लेने होंगे और तेजी से ऊंचाई पर हम लोग चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव देखा, हेयरपिन बेल्ट जहां था उसके पहले एक हमने पड़ाव देखा, रुकावट, जहां पर रुकने का एक अड्डा था।
देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के, वहां पर क्या देखते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल के बच्चे होंगे, छोटे छोटे पहाड़ी बच्चे, वो स्कूल से लौट रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे समतल मैदानों पर, हम समतल क्षेत्र के निवासी स्कूल जाते हैं, बताओ तो ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ करके, क्या यहाँ भी स्कूल है का? तो वो पहाड़ी बच्चे क्या कर रहे थे, स्कूल से लौट रहे थे अपनी घर की तरफ, और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे, थोड़ी हमें भी गाड़ी में चढ़ा लो, थोड़ा लिफ्ट दे दो कि थोड़ी हमें सहयोग मिल जाए, जल्दी पहुंच जाए। जितेन ने, हमने पूछा कि ये कौन है बच्चे, कहाँ से आ रहे हैं? तो जितेन फिर वो बताने लगा। जितेन ने बताया कि हर दिन, सुनिए मैडम कितना परिश्रम करते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे भी, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ करके ये बच्चे स्कूल जाते हैं। 3-3.5 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई में कितनी मुश्किल पड़ती है, 6-7 साल के बच्चे हो, कितनी मेहनत करते हैं। तो हमने पूछा क्या स्कूली बस नहीं चलती इनकी? हमारे यहाँ तो स्कूल में बस लगाई जाती है, क्या इनके यहाँ बस नहीं लगती? तो मणि के पूछने पर, जब मणि ने ऐसा पूछा तो जितेन हंस पड़ा, उसको हंसी आ गई कि मैडम ये आप जैसा समतल स्थान नहीं है कि नहीं, मैदानी क्षेत्र नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, बस यहाँ तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। यहाँ जीवन बहुत कठोर है, कठिन है। नीचे तराई में लेकर के, जो नीचे समतल स्थान है, थोड़ी जहां पढ़ाई, ये पहाड़ी इलाका नहीं है, थोड़ी जो नीचाई में है, वहां ले देकर एक ही स्कूल है सिर्फ, वो इस क्षेत्र में बच्चे ज्यादा हैं, एक ही स्कूल है। तो दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आ जाते हैं कि हमें ये चढ़ाई वाली मेहनत न करना पड़े। तो जितने उनके एडमिशन होते हैं, फुल हो जाते हैं, तो वहां एडमिशन फिर बंद कर दिए जाते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है ये बच्चे, जो आप देख रहे हो इतने पहाड़ी इलाके में 3-3.5 किलोमीटर चढ़ के आए, ये पढ़ाई अकेले ही नहीं करते कि बस इनके लिए पढ़ाई अकेली सीमित है। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ, अपने माता पिता के साथ में मवेशियों को चराते हैं, यानी गाय भैंस जानवरों को भी चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे जब मैं इस इलाके में रहता था, यानी कि जितेन ने बताया मैंने भी ये कार्य किए हैं, ये बच्चे भी ये कार्य करते हैं। ठीक है, मेरा मन थोड़ा उदास हो रहा था इन सब चीजों को देखते हुए, लेखक मधु कांकरिया जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम जिस चीज को देखने के लिए आए थे, बैठ गए गाड़ी पर। धीरे धीरे हमारी गाड़ी और ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। अब जब ऊंचाई की ओर गाड़ी बढ़ने लगी तो खतरा अब धीरे धीरे और बढ़ने लगा, खतरा और बढ़ने लगा। जो रास्ते, जिन रास्तों से हम गुजर रहे थे, वो रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। अब तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि थोड़ी सी गाड़ी हमारी इधर उधर होगी, सीधे खाई में प्रवेश कर जाएगी, गहराई में। कई बार लगता था कि जैसे रास्ते को इंच टेप से नाप कर, इंची टेप से नाप करके सिर्फ एक जीप जितना चौड़ा ही बनाया है कि थोड़ी सी इधर उधर हुई कि गाड़ी चली जाएगी। जरा भी संतुलन बिगड़ा, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में पहुंच जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनी भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। जब उन रास्तों से गुजर रहे तो कई जगह हमें चेतावनी लिखे बोर्ड लगे हुए मिल रहे थे। एक बोर्ड में हमने देखा, क्या लिखा था सामने चेतावनी। अब उस गाड़ी से चलते वक्त बहुत ही डर लग रहा था, बिल्कुल नापा नपाया सा ऐसा लग रहा था, बिल्कुल नाप करके ये रास्ता बनाया है, एक जीप के बराबर ही। थोड़ी सा इधर उधर हुआ कि बस पाताल प्रवेश। तो एक बोर्ड सामने लगा, उस बोर्ड को पढ़ करके और डर लगने लगा। सामने लिखा था कि धीरे चलाएं, धीरे चलाएं, क्योंकि घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, तेजी से न चलाएं, सावधानी से चलाएं। चलो उस बोर्ड को पढ़ लिया और घबराहट तो पैदा हो गई, लेकिन हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी कि फिर एक चेतावनी मिली, बोर्ड लगा मिला, बी केयर मैन इटर अराउंड। यहाँ पर नरभक्षी जानवरों का भी खतरा है, जानवर भी इस इलाके में मिलते हैं, इंसानों को खाने वाले। तो हम उस रास्ते से चले जा रहे थे, लेकिन हमें नरभक्षी जानवर कोई नहीं मिला। हम सुरक्षित चले गए, लेकिन कोई नरभक्षी जानवर तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन दूध देने वाले याक हमें बहुत सारे दिखाई दिए, याक जो दूध देते हैं, काले काले ढेर सारे याक उस पहाड़ी इलाके पर हमें दिखाई दिए। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम ठंड से बच सकें, इसलिए कुदरत ने भी उसे बड़े बड़े बाल दे दिए थे, जो सर्दी वर्षा धूप से उनको बचाते थे। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें, अब शाम का वक्त होने वाला था, वो पहाड़ी औरतें गायों के चरा करके वापस लौट रही हैं। कुछ औरतें पहाड़ी इलाकों पर अपने जानवरों को चराने आई होंगी, अब वो अपने घर की तरफ वापस लौट रही हैं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी थे, जानवरों को चरा रही, उतर रही हैं चढ़ाई से नीचे की ओर, भारी भारी गट्ठर भी अपने लकड़ियों के बना करके सिर पर रखे हुए हैं। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था, बादल नहीं छूट रहे, बादल साफ नहीं हो रहे। उतरती संध्या में जीप हमारी जो है
चाय के बागानों से गुजर रही थी। अब जब संध्या हो रही थी शाम के वक्त, अब अगल बगल में जहां से हमारी जीप गुजर रही थी वहां पर चाय के बागान थे, चाय के पौधे थे बहुत सारे। कि फिर एक दृश्य ने मुझे अपनी तरफ खींचा, एक दृश्य ने मुझे फिर अपनी ओर आकर्षित किया, बहुत ही जबरदस्त। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में, बिल्कुल हरे हरे बागान थे चाय के, हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे थे। वहीं हरे हरे पत्तों के बीच बीच में कई युवतियां बैठी थी उस पहाड़ी क्षेत्र की। कई युवतियां अपना बोकू पहने, बोकू क्या कहलाता है? सिक्किम का परिधान, सिक्किम में पहनाए जाने वाला एक वस्त्र। तो सिक्किमी परिधान पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी वो युवतियां वहां की। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन था, श्रम से दमकता हुआ गुलाबी चेहरा। एक युवती वहां पर ऐसी थी जिसने चटक लाल रंग का, बिल्कुल गहरे लाल रंग का बोकू पहनना था। यानी कि पूरी हरियाली सब कहीं और बिल्कुल लाल रंग का बोकू एक युवती पहने खड़ी थी, वो भी पत्ती तोड़ रही थी। तो उसको देखा, देख करके लगा जैसे पेड़ में कोई फूल खिल जाता है, जैसे गुलाब खिलता है हरी हरी पत्तियों के बीच में। तो चटक लाल रंग का बोकू पहने था उस स्त्रियों ने। तो सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग, और सूरज का क्या था? सूरज की किरणें अब डूब रही थी धीरे धीरे, सूरज अस्त होने जा रहा था। डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा जो वहां पर धरती पर आ रही थी, वहां पर उस चाय के बागानों पर कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही, जैसे इंद्रधनुष का निर्माण हो गया हो कि मंत्र मुग्धि सी में इतनी सुंदरता को देख करके, उस मौसम को देख करके, उस चाय के बागानों को देख करके और उस युवती की सुंदरता को देख करके जो लाल बोकू पहने थी, बिल्कुल इंद्रधनुष जैसा बन गया वहां पर। तो मैं चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य, इतनी अधिक सुंदरता देखना मेरे लिए असह्य थी, मैं सह नहीं पाई। उस सुंदरता को देख करके, सुंदरता के दृश्य को देख करके मैं चीख पड़ी। यूमथोंग पहुंचने के लिए रात भर हमें लायोंग में पड़ाव लेना था। एक स्थान, अब यूमथोंग की अभी दूरी कुछ रह गई थी थोड़ी समय और, तो एक स्थान हमें मिला बीच में जिसका नाम था लायोंग। अब जितेन ने कहा कि भाई अब रात होने वाली है, अब रात्रि में यात्रा करना थोड़ी सही न रहेगा, इसलिए लायोंग में हम लोग पड़ाव लेंगे, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती हमें वहां पर दिखाई दी जिसका नाम था लायोंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायोंग में हम लोग उस रात रुकने के लिए ठहर गए। तिस्ता नदी के किनारे हम लोग गाड़ी से उतर करके पहुंचे और वहां पर एक लकड़ी के छोटे से घर में, एक हमने किराए पर ले लिया एक रात के लिए, एक वहां पर लकड़ी से बनाए जाते हैं घर, तो लकड़ी से बना हुआ एक घर हमने किराए पर वहां पर रह लिया उस रात को बिताने के लिए। अब रात्रि में कौन कौन सी क्रियाकलाप ये सब यात्रीगण करते हैं, आगे क्या होता है, कितने सुंदर नजारे उनको देखने को मिलेंगे, ये सब कल अब अगले वीडियो में डालेंगे। अब आज का वीडियो, ये चैप्टर पार्ट सेकंड यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।